नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आई हूँ और जिसमें इस बार हम सॉल्व करने वाले हैं हरियाणा टेट के जो भी आर्ट यानी कि फाइन आर्ट से संबंधित जो भी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स के जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करके मैं आपके सामने लेके आऊँगी। तो इस बार जो मैं आज, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो हरियाणा टेट का जो कि एग्ज़ाम जो कि पोस्टपोन हो गया है किसी कारण से, जो एग्ज़ाम पहले इसकी डेट थी 7 या 8 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो किसी कारण से पोस्टपोन होके अब वो फ़ेब में होने जा रहा है, कुछ ऐसी संभावना है। तो इसीलिए जो है मैं जितने भी इस आर्ट से या फाइन आर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर थे पुराने ईयर्स के 3-4 सालों के, तो मैं वो सभी के सभी एक सीरीज में लेके आई हूँ। तो हम इनको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। आई होप जो कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके सभी क्वेश्चनों को जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज जो हमारी जो वीडियो है इसमें हम सॉल्व करेंगे फाइन आर्ट का, यानी कि जो लेवल 3 पीजीटी का जो पेपर रहा है 2023 में फाइन आर्ट का, तो जो कि लेवल 3 के लिए होता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो फाइन आर्ट का जो सेक्शन होता है वो 91 से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होता है। तो हम वहीं से अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो है वो 2-3 इसमें पहले से ही आंसर जो है वो लगे हुए हैं, तो आप इस पे ध्यान ना दें। तो आप सिर्फ अपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही इस पर फोकस करें। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो है कि ओलियोग्राफ रंगीन लिथोग्राफ हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो इसमें जो सबसे पहले जो है वो आपके राजा रवि वर्मा, विमान सुंदरम, भूपेन खक्कर और हिम्मत शाह। तो पहले में तो इसमें जो है वो आंसर लगा हुआ ही है, और ये क्वेश्चन कई बार जो है वो नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो राजा रवि वर्मा यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, कलाकार का नाम बताए जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य है और नंदलाल बोस के सहपाठी भी रहे हैं। तो वो आपको बताने हैं। तो वो है, जैसे ऑप्शन में है आपके के वेंकटप्पा, रामकिंकर बैच, चंद्र डे, नाथ डे और गगननाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो इसमें के वेंकटप्पा जी है, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य है और नंदलाल बोस के सहपाठी भी रहे हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93 पे कि 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्तिकला को एक नई दिशा व पहचान दिलाई। तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे भी जो है वो पहले ही आंसर लग चुका है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका, वो इसका सही आंसर जो है वो राजेंद्र नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपके गोपी चंद्र मिश्र जी। गोपी चंद्र मिश्र है, इस बात का आपने ध्यान देना है। इसमें राजेंद्र मिश्र नहीं है, गोपी चंद्र जी है। इनका जन्म जो है वो 1907 में जो है वो राजस्थान में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि त्रिआयामी सतह पर द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक होता है। तो ऑप्शन में है संतुलन और एकता, सामंजस्य और लय, रेखा और रंग, या परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि आपको बताना है कि अगर हम जो है द्विआयामी सतह पे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो वो होती है एक परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश की, क्योंकि यही जो दो चीज़ों की वजह से हम जो है एक 2D फॉर्म को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा, यानी कि परिप्रेक्ष्य और छाया, हमारा इधर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 95 पे, अवनींद्रनाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट स्कूल के आचार्य यानी कि फिर प्रधानाचार्य रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अवनींद्रनाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट स्कूल के आचार्य फिर प्रधानाचार्य रहे हैं। तो ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1905 से लेकर 1911 तक जो है ये वहाँ के पहले रहे हैं आपके आचार्य, और फिर जो है वहाँ के प्रधानाचार्य रहे हैं कलकत्ता आर्ट स्कूल के। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ कि यह एक मीनार और विजय टावर यानी कि बुर्ज है। तो वो आपको बताना है कि कौन सी है वो, और जो कि मोहरौली दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन में है हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार या ताजमहल। तो इसका जो सही आंसर है कि जो एक मीनार भी है, विजय टावर भी है, यानी कि बुर्ज हम जिसको बोलते हैं, और जो कि मोहरौली दिल्ली में स्थित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर
वो है आपका कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो कुतुब मीनार वो है कि जो एक प्रकार से विजय विजय बुर्ज के समान उसकी बहुत बड़ी मीनार है। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ कि 1912 से 1919 के बीच सांची के स्मारकों को उनकी वर्तमान दशा में कौन लेके आया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि सर जॉन मार्शल, RS विस्ट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या मेजर कॉल। तो ये आपको बताना है कि 1912 से 1919 के बीच में सांची के स्मारकों को जो आज की वर्तमान जो स्थिति है उसको उन्होंने कौन लेके आया है कि जिसको हम आज भी देख पा रहे हैं। तो वो कौन है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने इनको जो है सही सलामत जो है वो हम तक, जिसको हम आज भी देख पा रहे हैं ऐसे सांची के स्मारक है, तो वो थे सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने हम तक इस स्थिति तक उनको पहुंचाया था। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, किस मंदिर में राजा नरसिंह देव प्रथम से संबंधित 24 दृश्य भी उत्कीर्ण मिलते हैं। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है एक कोणार्क मंदिर, राजा रानी मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर या लिंगराज मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है कि आपको पता है कि जो नरसिंह देव वन है तो इन्होंने जो है वो सूर्य मंदिर का निर्माण किया था और यहीं से जो है हमें 24 दृश्य यहाँ जो है मिले हैं, 24 दृश्य उत्कीर्ण हमें मिले हैं जो कि राजा नरसिंह देव से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 कोणार्क सूर्य मंदिर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन पे कि गुप्त काल का ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 भीतरगांव। तो 4 इज द राइट आंसर, जो कि पूरी की पूरी जो है पक्की हुई मिट्टी यानी कि ईंटों से मिलके बनाया गया है और ये गुप्त काल के समय का है। तो 4 भीतरगांव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ और इसमें है केवल श्वेत और श्याम वर्ण का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहता है, जहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, श्वेत श्याम मतलब काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है, उस ऐसे रंग को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में है वर्णशून्यता, बहुवर्णीय नियोजन, एक वर्णीय या प्रखर और मंद वर्ण नियोजन। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम कहते हैं जिसमें एक ही रंग का प्रयोग होता है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का प्रयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्ण शून्यता। क्योंकि आपको पता है कि जो वाइट और जो ब्लैक कलर है वो रंगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें हम जो है उदासीन कलर भी कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वर्ण शून्यता यानी कि हम इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कलर। तो वर्ण शून्यता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ कि एकता, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता दर्शित होती है। तो वो आपको बताना है कि वो किन कलरों से होती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे जो है वो कलरों से संबंधित भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो वो बताना है कि जहाँ पे एकता है, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता, तो वो दिखाई देती है आपके गुलाबी रंग में, धूसर स्लेटी रंग में, सफ़ेद रंग में या नीले रंग में। तो बहुत ही आसान है कि जो एकता होती है, जो स्वच्छता होती है, शांति, पवित्रता जो होती है वो हमें सफ़ेद रंग में दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सफ़ेद रंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 102 क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का विमल शाह मंदिर कब बना था। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है। कभी पूछा गया है ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, कभी पूछा गया है इसका टाइम पीरियड क्या है, कभी पूछा गया है ये मंदिर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है कि जो है विमल शाही मंदिर जो है वो 1031 में जो इसको बनाया गया है और ये संगमरमर का मंदिर जो है बना हुआ है और ये माउंट आबू जो में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विमल शाही मंदिर जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर मंदिर है और जिसका निर्माण 1031 ईस्वी में किया गया है। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन की तरफ। बादामी गुफा चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो आपकी बादामी गुफा जो है ये कहाँ पे है, ये प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताएं और इसका श्रेय कि इसको किसने खोजा, तो वो है आपके डॉक्टर शिलाक्रमिश, सी शिवराम मूर्ति को या HC पावेल को या TS गोपीनाथ को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके डॉक्टर स्टेला क्रैमिश, जिन्होंने जो है बादामी गुफा के चित्रों को खोजा था और ये गुफा कहाँ पे है प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
4 क्वेश्चन की तरफ कि अहमदनगर में मुर्तजा के काल में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा वह ऐसा ग्रंथ था जिसका उपयोग जो है वो कौन सा ऐसा ग्रंथ जिसका उपयोग जो है वो मुर्तजा काल में किया गया था। तो वो था आपका रागमाला, तारीफ ए शाही, तारीख ए हुसैन शाही या तारीख ए निज़ाम शाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके तारीख ए हुसैन शाही, जिसका जो ये ग्रंथ है ये अहमदनगर में मुर्तजा काल से संबंधित माना गया है। तो इसमें चित्रण किए गए हैं। तो तारीख है हुसैन शाही। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन की जहांगीर ने अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन में है जुदाई, युग शिरोमणि, नादिर उज जमा या शिराजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके जो अबुल हसन जी है, इनको जो है नादिर उज जमा यानी कि वंडर ऑफ द एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है इनको उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, क्योंकि ये इनके जो बहुत ही प्रिय जो हम कहते हैं ना कि चित्रकार है, बहुत ही फेवरेट जो है इनके पेंटर रहे हैं, जिन्होंने जो है मतलब बहुत सारी जो अच्छी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। आपको पता है कि जो अकबर के मुग़ल काल में जो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय कलाकार जिन्होंने जो है कला को बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा जो उनका जो श्रेय रहा है या बहुत ही ज्ञानी हम जिनको हम मानते हैं, तो वो जहांगीर के समय ही जो है कला जो है अपने स्वर्ण काल में से संबंधित इनको माना जाता है कि ये जो है बहुत अच्छे समय में रही है। जहांगीर के समय में इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनके जो फेवरेट कलाकार थे वो थे अबुल हसन, और इन्हीं को इन्होंने जो है वंडर ऑफ द एज किससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ कि खजुराहो मंदिर में नीचे ऊपर के पत्थरों को एक दूसरे से किस शैली में जोड़ा गया है। तो ये आपको बताना है। खजुराहो मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस है, इसमें भी बहुत सुंदर जो है नक्काशी की गई है पत्थरों से, लेकिन जो उसमें जो शैली जिसमें एक ही पत्थर को ऊपर नीचे जोड़ा गया है तो वो जोड़ा गया है ताले और चाबी की शैली से। तो ऑप्शन नंबर 4 ताले चाबी की शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन की तरफ। बडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का कार्य किसने और कब किया। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1821 में जेम्स टॉड ने, 1828 में जेम्स फर्ग्यूसन ने, या 1831 में बर्जियस ने, या फिर 1820 में जिमर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1821 में जो है वो जेम्स टॉड ने जो है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय इनको जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आपने इसको सम्मिलित करना है। तो इस तरह से जो सबसे पहले है आपका जो है राम किंकर बैच है, शंकुर चौधरी है, धनराज भगत है, अर्जुन प्रजापति है, सामने मणिठनी है, संथाल फैमिली है, और हेड्स ऑफ ए गर्ल और सितार वादक। सबसे पहले आपको पता है कि जो राम किंकर बैच है इनका संबंध जो है वो आपके संथाल परिवार से है। तो एक का दो आपका यहाँ पे है। तो फर्स्ट यानी कि राम किंकर बैच, संथाल फैमिली और शंकुर चौधरी, इनका संबंध जो है हेड्स ऑफ ए गर्ल्स के साथ है। धनराज भगत का संबंध सितार वादक के साथ है, और अर्जुन प्रजापति ने जो है वो मणिठनी को चित्रित किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि घोड़े की नालबंदी नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है उषा रानी हुजा, धनराज भगत, शंकर चौधरी या गोपीचंद मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो घोड़े की जो नालबंदी जो नामक एक शिल्प है, ये शिल्प बनाया गया है। तो ये एक प्रकार के धनराज यानी कि जो धनराज भगत है उन्होंने जो है ये शिल्प जो है वो बनाया है, जो कि घोड़े की नालबंदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है 110 क्वेश्चन। रेखाएं जो ज्योमेट्री यंत्रों की सहायता से सही नाप से खींची जाती है कहलाती है। तो वो आपको बताना है कि वो रेखाएं कौन सी है जो ज्योमेट्री यंत्रों की सहायता से, मतलब जैसे कि आपका ज्योमेट्री यंत्रों का मतलब होता है जैसे कि आपका स्केल हो गया, ठीक है, आपकी जो है कंपास हो गई, आपका जो मतलब अदरस जो भी जो यंत्र होते हैं जिसको हम मतलब डिवाइडर कहते हैं या कुछ और चीज़ बोलते हैं, जिससे हम जो लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो उन
को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं औपचारिक रेखाएं या ज्योमेट्रिकल रेखाएं, जिनको हम ज्योमेट्री की सहायता से, मतलब कि एक फॉर्मल जो लाइंस होती है, तो हम वो बिल्कुल सीधी, अगर हमने अगर सीधी लाइन खींचनी होती है ना, तो हमें उसमें हाथ का प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतनी सीधी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे यंत्रों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे औपचारिक रेखाएं, मतलब फॉर्मल लाइन ही वो होगी जिसको हम इन यंत्रों की सहायता से खींचते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन में कि मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तो आपको ये बताना है कि वे वर्णन जो हमें कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन में है मानसरोवर व सम्रांगण सूत्राधार में, अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में, ऋग्वेद में या सामवेद में। तो इसका जो सही आंसर है कि जो मूर्ति निर्माण कला का जो एक विस्तार वर्णन जो मिलता है वो हमें मिलता है मानसार व साम्रांगण सूत्रधार में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 112 की तरफ कि यह मोहम्मद आदिल शाह, जिसका समय भी हमको यहाँ पे दिया गया है 1627 से लेकिन 56 तक का मकबरा है। तो कौन सा ऐसा है जो मकबरा मोहम्मद आदिल शाह का है। तो ऑप्शन में है अलाई दरवाजा, अकबर का मकबरा, गोल गुंबद या दीवाने एक खास। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कई बार जो आपको पता है फ्रेंड्स कि कई बार जो है क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। कई बार आपको जो है वो इससे जो है वो उल्टा पूछेंगे कि इसका समय क्या है। तो यहाँ पे समय दिया गया है, टाइम दिया गया है आपके सामने कि 1627 से लेकर 1656 तक जो इनका समय रहा है, किसका, मोहम्मद आदिल शाह का। तो इनका मकबरा क्या है, जो इनका मकबरा है जहाँ पे इनको दफनाया गया, मकबरा होता है जहाँ पे जो उनको मरने के बाद हम उनको दफना देते हैं, तो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं गोल गुंबज, जो कि आपके बीजापुर में है, जो कि आपके बीजापुर में है गोल गुंबद। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होता है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को जो है वो कई तरह से पूछ सकते हैं कि बीजापुर में कौन सा मकबरा है, तो वो आ जाएगा आपका गोल गुंबज, या गोल गुंबज मकबरा किसका है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का है। मोहम्मद आदिल शाह का जो है जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को अगर आप जो है अच्छे से लर्न करते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। और जो एग्जामिनर होता है वो हर साल एक ही क्वेश्चन को नहीं, उसको घुमा फिरा के क्वेश्चनों को पूछता है। एक ही क्वेश्चन को वो कई तरह से पूछ सकता है, इसीलिए हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट आगे जो बढ़ते हैं, हमारा 113वां जो क्वेश्चन है वो है कलाकार जिसने मेवाड़ में रागमाला, भ्रमण गीत, भागवत पुराण और नायिका भेद की श्रृंखला चित्रित की है, तो वो आपको बताना है। तो वो मनोहर है, साहिबदीन, या जिसको हम बोलते हैं साहबुद्दीन, या उत्कल राम है, दाना राम है। तो इसका जो सही आंसर है वो कलाकार जिसने रागमाला को किया है, भ्रमण गीत को किया है, भागवत पुराण और नायिका भेद को की श्रृंखला को चित्रित किया है, तो वो है आपके साबुद्दीन, जो कि आपके कहाँ के हैं, मेवाड़ यानी कि राजस्थान के जो कलाकार, जयपुर के जिनको कलाकार माना जाता है, तो वो है आपके साबुद्दीन, यानी कि जिसको साबुद्दीन जिसको बोलते हैं साहिबुद्दीन भी इनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 114 क्वेश्चन पे कि किस कलाकार का लेख यानी कि मूविंग फोकस दिल्ली ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो आपको बताना है। तो ये जो है एक शिल्प है और इसको किसने बनाया गया है, मूविंग फोकस जो दिल्ली अकादमी में प्रकाशित किया गया है, तो वो क्या है। तो ऑप्शन में है जगदीश स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, बी.सी. सन्याल या के.जी. सुब्रमण्यम। तो इसको सही आंसर है, तो ये किसका है, ये तो ये आपका के.जी. सुब्रमण्यम का है, तो जिसको दिल्ली ललित कला अकादमी में प्रकाशित किया गया है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 115 क्वेश्चन पे, एक चित्रित माध्यम जिसमें अंडे की जर्दी बंधक होती है कहलाती है, तो वो आपको बताना है। तो वो क्या है, आप सभी को पता है कि अंडे की जर्दी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वॉश में करते हैं, टेम्परा में करते हैं, जल रंग में करते हैं, मिक्स मीडिया में करते हैं। तो अंडे की जर्दी का प्रयोग जो है हम, आप सभी को पता है कि टेम्परा जो हमारी जो परंपरा होती है, टेम्परा विधि जो होती है, वहाँ पे हम अंडे की जर्दी का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड टेम्परा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन को कौन सी चित्र श्रृंखला पिकासो के साथ कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको बताना है कि एम.एफ. हुसैन ने कब की थी चित्रों। आपको पता है कि पिकासो और एम.एफ. हुसैन ने जो है एक अपनी चित्र श्रृंखला प्रकाशित की थी, तो वो कहाँ पे की थी, तो वो की थी आपकी महाभारत जो श्रृंखला रही है पिकासो की, और जो कि 1971 में उन्होंने ब्राज़ील में जाके उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई थी, जहाँ पे उन्होंने मिलके, इनकी पिकासो और हुसैन ने मिलके जो है इस महाभारत श्रृंखला पर उन्होंने काम किया था, और समय था उसका 1971 जो कि ब्राज़ील में था। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कौन सा रंग बिना किसी माध्यम के कैनवस और कागज पर प्रयोग में लिया जाता है? तो आपको बताना है कि जिसमें हम किसी भी माध्यम का बिना किसी माध्यम से कैनवस और कागज पे इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कोई ऐसा माध्यम नहीं होगा। यहाँ पे रंग दिए गए, जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग या पेस्टल रंग, कि कौन सा जिसमें हम किसी भी माध्यम का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उस पर डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका पेस्टल कलर। मतलब जो आपके पेस्टल कलर होते हैं उसको हम डायरेक्ट उसको कैनवस पर यूज़ करते हैं। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन पे। कलाकार जिसने जयपुर के महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए, तो वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन में है रामजी दास, लाल चितेरा, घासी राम और साहिब राम सॉरी। तो इसमें जो सही आंसर है कि जयपुर का एक जो कलाकार है और महाराजाओं के आदमकद, मतलब कि बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए उसे, जितना बड़ा एक आदमी होता है उतने बड़े जो चित्र बनाए हैं, तो वो बनाए हैं साभी राम ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119। चूना पत्थर पर ड्राइंग रेखांकन बनाकर फिर प्रिंट लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वुड प्रिंटिंग, लिनोकट प्रिंटिंग, कॉलियो प्रिंटिंग या लिथोग्राफी प्रिंटिंग। तो उसे हम कहते हैं लिथोग्राफी प्रिंटिंग, क्योंकि इसमें क्या है कि चूने पत्थर पर हम ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो लिथोग्राफी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोटो कारखाने को जयपुर के किस महाराजा ने स्थापित किया था? कि फोटो कारखाना था उसको किसने स्थापित किया था? कहाँ पे? जयपुर के किस महाराजा ने? कोई एक महाराजा था जयपुर का जिसने उसको स्थापित किया था, लेकिन कौन था वो? तो वो थे आपके राजा मान सिंह, राजा सवाई प्रताप सिंह, राजा सवाई राम सिंह सेकंड या राजा सवाई जगत सिंह। तो उसका जो सही आंसर है वो थे आपके राजा सवाई राम सिंह द्वितीय, मतलब सेकंड। तो राजा सवाई राम सिंह ने जो है एक जयपुर के महाराजा थे जिन्होंने फोटो कारखाने को स्थापित किया था। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सीता, शिव और पार्वती और नटराज शिव कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है। तो ये आपको बताना है ये किससे संबंधित है, ये कौन से काल से संबंधित है, ये पूछा गया है। आपकी सीता की है, आपकी शिव की है, शिव और पार्वती की होगी आपकी, और नटराज जो कि कांस्य में निर्मित एक जो है मूर्ति है। तो एक तो सभी को पता है कि जो कहाँ पे है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपके चोल काल से संबंधित है ये। तो या फिर आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि सीता जो मूर्ति है वो कौन से काल से है, तो आपने समझ आना है कि वो चोल काल से है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। शिव और पार्वती किस काल से संबंधित है जो मूर्ति है, तो वो भी आपके चोल काल से है। या फिर नटराज जो कि बहुत ही फेमस है, शिव की जो नटराज मूर्ति है वो तो बहुत ही जो कि कांस्य माध्यम में जो है वो बनाई गई है, तो ये आपके चोल काल से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 122 क्वेश्चन की तरफ। कि तारपीन के तेल का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में है चारकोल चित्रण, जल रंग चित्रण, पेस्टल चित्रण या तेल रंग चित्रण। तो आपको पता है कि तारपीन का तेल जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? तो तारपीन का तेल जो है हम तेल चित्रण में यूज़ करते हैं ताकि उसको मिक्स करने के लिए, ताकि अगर हमें कलर कभी जो सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा उसको जो है वो बहुत ही लचीलापन देने के लिए, ताकि वो अच्छे से जो सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए तेल चित्रण मतलब ऑयल पेंटिंग में हम जो है तारपीन तेल का यूज़ करते हैं। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चित्रकला के तत्व के सही क्रम को चुनिए, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है अंतराल, रंग, रूप, तान, पोत, रेखा, और रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, पोत, रेखा, अंतराल, रंग, तान, रूप, और तान, पोत, अंतराल, रेखा, रंग और रूप। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले तो जो रेखा होती है, रेखा का यूज़ करते हैं, फिर एक रूप बनाते हैं, फिर हम उसमें रंग भरते हैं, फिर हम जो है एक टेक्सचर देते हैं, टोन देते हैं, मतलब कि उसको उसमें हम जो है इफेक्ट डालते हैं, डार्क शेड या जैसे कि होता है कि लाइट टोन, या जो हम टोन देते हैं, टोन मतलब कि उसमें शेड हम उसमें डालते हैं, लाइट शेड, डार्क शेड। फिर हम पोत होता है हमारा टेक्सचर हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा टेक्सचर हम देंगे, फिर हम लास्ट में होता है अंतराल आपका। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि किस राजस्थानी शैली में शिकार चित्र बहुतायात में चित्रित हुए हैं? तो वो है आपके कोटा शैली। कोटा शैली में जो है शिकार संबंधी चित्रों की भरमार है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन में है दिया गया है कोहबर कहाँ का लोक भीति चित्रण है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, ये सभी जो है वो लोक
कला लोक भित्ति चित्रण के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो जो आर्ट है। तो यहाँ पे कोहबर की बात की है, तो वो है आपके यूपी की और बिहार की। तो बिहार और यूपी में जो है वो कोहबर का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्रकार से भित्ति चित्रण, भीत पे मतलब कि जो है आपकी भीत पे किया जाता है। तो इस तरह से 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा भारतीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज कब कब आया। तो ये आपको बताना है कि दूसरा कब आया, और ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1920, 1921, 1906, 1948। तो पहला जो था यहाँ पे, जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1921 ईस्वी में जो है वो आपका दूसरा राष्ट्रीय ध्वज बन के आया था। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 122 क्वेश्चन की तरफ, कि कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है। तो ये किसने कहा है। तो आपको बताना है अरस्तू ने, प्लेटो ने, हिगल ने, या फिर बोसा ने। तो ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम बार पूछा गया है। तो ये है आपके प्लेटो के द्वारा ये कहा था कि कला जो है सत्य की अनुकृति है ये, तो ये इनके द्वारा जो इसको बनाया गया है। तो इस तरह से सेकेंड इज द राइट आंसर। भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाएं मिलती है। तो ऑप्शन में है आपके 600 गुफाएं, 500 गुफाएं, 489 गुफाएं, या 235 गुफाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके 600, लगभग जो है वो 600 गुफाएं हमें जो है वो देखने को मिली है। वैसे तो 650 गुफाएं हमें जो है यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 600 दी गई है, तो आपने 600 पे ही टिक करना है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति व संतुलन स्थायित्व दर्शाती है। रेखा जो है विश्राम दिखाती है, निश्चलता दिखाती है, स्थिरता दिखाती है, शांति, संतुलन और स्थायित्व दर्शाती है। तो वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है लंबवत रेखा, कर्णवत रेखा, कोणीय रेखा, या क्षितिज रेखा। तो जो आपकी क्षितिज जो रेखा होती है, जो सोई हुई, जो बिल्कुल एक ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जो लाइन बोलते हैं, तो वो रेखा जो शांति की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, या स्थायित्व की स्थिति में, या स्थिरता होती है उसमें, निश्चलता, विश्राम की स्थिति में वो रेखा होती है। तो 4 क्षैतिज रेखा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि वैज्ञानिक आधार पर किसके निरीक्षण में और कब हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन में है आपका 1878 श्री कनिंघम, 1821 दयाराम सानी, 1812 विसेंट स्मिथ, और 1867 जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका जो सही आंसर है कि हड़प्पा की जो खुदाई सबसे पहले जो की गई थी, किसके निरीक्षण में की गई थी। तो वो की गई थी दयाराम साहनी के निरीक्षण में 1921 ईस्वी में इसको किया गया था। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि सन 1917 में सोमनाथ होर ने वुड श्रृंखला किस माध्यम में बनाई। तो ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो सोमनाथ होर जी है, जिनका जन्म 1921 ईस्वी में जो है हुआ था, और ये बहुत ही बड़े फेमस आर्टिस्ट भी है, और जो है शिल्पकृति भी है, इन्होंने बनाई है, मूर्तिकार भी रहे हैं ये, और बहुत अच्छे इन्होंने ये कई माध्यमों में इन्होंने जो है वो काम किया है। और जिनमें से एक है इनकी वुड श्रृंखला को इन्होंने बनाया है, जिसको इन्होंने बनाया है पल्प प्रिंट तकनीक में बनाया है, जो कि इनका बहुत ही फेवरेट माध्यम रहा है। बहुत सारी जो जो इन्होंने कृतियां हैं, वो जो इन्होंने इस माध्यम में, इनकी पल्प प्रिंट में इन्होंने बनाया है। तो 1 पल्प प्रिंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायनकृत आलेखम इनकी चित्रकला। तो यहाँ पे आलेखम जो है वो आलेख जो है वो चित्रकला का भी नाम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आलेखम क्या आ गया। तो वो चित्रकला इसमें दिया गया है, तो आलेखम चित्रकला को भी कहते हैं। कलाओं का कौन सा स्थान रखता है। तो ये आपको बताना है। तो तीसरा है, चौथा है, पहला है, पांचवा है। तो वो है आपका चौथा स्थान। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कालीघाट चित्रों को WG आचार्य ने किस नाम से संबंधित किया है। तो कालीघाट के चित्र है, तो कालीघाट के चित्र को WG आचार्य ने क्या नाम दिया है। तो वो दिया है बाजार पेंटिंग। बाजार पेंटिंग का उन्होंने उसको नाम दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कालीघाट की जो पेंटिंग है, वो जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो अपने आजीविका को जीवित करने के लिए, आजीविका रखने के लिए, वो जो है बाज़ारों की जो भी उनकी जो दैनिक जीवन से संबंधित जितनी भी जो उनकी ज़रूरतें होती थी, उससे ही वो पेंटिंग बनाया करते थे। तो जिसको हम जो है बाज़ारू पेंटिंग की, जो कि कालीघाट में आकर उनको वो सेल करते थे, बाज़ार में आकर उनको सेल करते थे, तो उसी के लिए उसको बाज़ारू पेंटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है, तरल पदार्थ जो पेस्टल, चारकोल, पेंसिल द्वारा निर्मित चित्रों में स्थिरता लाने के लिए लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। क्या है? तरल पदार्थ है, कोई तरल पदार्थ है जो कि पेस्टल, चारकोल, पेंसिल द्वारा, हम इन तीनों के द्वारा
ठीक है, चित्रों में स्थिरता लाने के लिए कि ताकि वो स्थिर रहे, वो मिटे ना, वो हाथ से खराब ना हो, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार से तरल पदार्थ है। तो ये आपको पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो वो है आपका फिक्सेटेटिव। फिक्सेटिव होता है मतलब एक प्रकार का, जैसे आपका परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम की तरह ही मिलता है। और उसको हम जो है और ख़ास तौर से हम जब किसी का जो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ बनाते हैं पेंसिल से, पेस्टल से, तो ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे पता है ना कि अब अगर हम जो है हाथ लगाएंगे किसी भी चारकोल से बनी हुई कोई भी अगर पोर्ट्रेट होता है, तो उसमें हम वो हाथ से जो है वो ख़राब हो जाती है, या उसको फोल्ड करने से हम कहीं उसको रख देते हैं, तो जो भी जिस भी चीज़ से वो टकराती है या टच होता है किसी, तो वो जो है हल्की सी वो ख़राब हो जाती है। तो ताकि वो ख़राब ना हो, इससे बचने के लिए हम उसमें जो है उसको फिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्सेटेटिव। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल, बिहार और नेपाल प्रमुख केंद्र है, तो किसके केंद्र है वो, तो वो है आपके पाल शैली के। तो ये 3 बहुत ही फेमस केंद्र रहे हैं पाल शैली के, जो कि धर्मपाल और वित्तपाल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की तरफ। कलाकार जो प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना करते हैं, तो वो कौन थे, तो वो आपको बताना है कि वो कौन से कलाकार थे। तो ऑप्शन में है सतीश गुजराल, मृणाली मुखर्जी, मीरा मुखर्जी और धनराज भगत। तो वो आप सभी को पता है, तो वो है आपकी मृणाली मुखर्जी, जिन्होंने जो है रेशों का प्रयोग किया है, प्राकृतिक रेशों का प्रयोग किया है। मतलब जैसे कि आपकी जो जूट होती है, जो जैसे हम जो है बोरियां बनाते हैं, तो उसी का यूज़ उन्होंने किया है। तो उससे ही जो उन्होंने जो है वो मूर्तियों का निर्माण किया है। तो मृणाली मुखर्जी इज द राइट आंसर, तो जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी रही है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 137 क्वेश्चन। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, तो आपको बताना है कि बंगाल के पुनरुत्थान के लिए कौन सी चीज़ें जो है विषय वस्तु जो रही है वो इसके लिए अधिक उपयोग किया गया है। तो वो आपके पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन, रोमांटिक विषय और प्राकृतिक, सामाजिक कथानक, विलासी जीवन, वास्तुकला और योद्धा। तो वो है आपके पौराणिक जो जीवन है, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य जीवन से संबंधित जो है जो जो जीवन रहे, वही उनकी विषय वस्तु उसमें दिखने को मिली है, जिससे जो है हमारे बंगाल का उत्थान हुआ है। तो उन्होंने हमारी जो जितनी भी गीता, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, जिन्होंने, या जैसे कि नंदलाल बोस जी है, जिन्होंने जो कि बंगाल के पुनरुत्थान में जो है उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो उन्होंने शिव का स्तुति करते हुए सती जो है, कुरुक्षेत्र, कुछ ऐसे जो कि हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं, ऐतिहासिक जो कथाएं, उन पे जो है उन्होंने विषय वस्तु रही है, उन पर उन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो जिससे हमारा ही जो है उत्थान हुआ है, हमारी भारतीय कला को एक नई पहचान मिली है, जो कि कंपनी स्कूलों ने जिसको दबा दिया था, या कंपनी स्कूल का जिनमें जो आगमन हो चुका था। ठीक है, इसे भी आपको सभी को पता है कि क्या हुआ था इसके पीछे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की है, तो वो बताना है। महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा भीम सिंह या महाराजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि कर्नल टॉड की मारवाड़ का इतिहास जो रहा है, मारवाड़ का इतिहास लिखने के लिए जो मदद की थी, तो वो की थी राजा मान सिंह के द्वारा। तो इन्होंने जो है कर्नल टॉड की मदद की थी कि ताकि वो मारवाड़ का इतिहास लिख सके। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौमुखी स्तूप धर्म राजी का स्तूप, धमेक स्तूप, स्मारक है। तो ये सभी स्तूप जो है कौन कौन सी है, चौमुखी स्तंभ है, धर्मराजी का स्तूप हो गया है, धमेक स्तूप हो गया। तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपके सारनाथ के हैं, ये सभी के सभी सारनाथ में ये सभी स्तूप है। चौमुखी चौखंडी स्तूप, धर्मराजी का स्तूप और धमेक स्तूप जो है ये सारनाथ के हैं। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को महामाया का चिन्मय विलास किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया है। तो भारतीय इतिहास में जो कला है उसको महामाया का चिन्मय विलास कहा है, वो कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा उसको कहा गया है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कला मनीषी ने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा है। बनी ठनी आपको पता है ये बहुत ही फेमस जो एक कृति रही है, जिसको निहाल चंद के द्वारा जो है बनाया गया है। निहाल चंद मतलब जो कि राजस्थानी शैली, राजपूत शैली का एक बहुत ही फेमस जो है वो कलाकार उनको माना जाता है, जिन्होंने बनी ठनी चित्र बनाया है और उसको राजस्थान की मोनालिसा कहा था। वो किसने कहा था, तो वो थे आपके पद्मश्री कृपाण सिंह शेखावत, कृपाल
सिंह शेखावत ने जो है इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा था। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 142, रणकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था कि रणकपुर जो है उसके मुख्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भीमराज सूर्यराज, धन्ना शाह, रत्ना शाह, दीपक या दीपाक, दिनेश प्रजापति या रमेश प्रजापति। तो ये जो है ये किया गया था आपके धन्ना शाह और रत्ना शाह के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा दुशाला राज और एवं उनके वंशजों ने करवाया था? तो अब आपको बताना है कि ऑप्शन में है दिया गया आपका किराडू मंदिर, चौमुखा मंदिर, ओसिया मंदिर, रणकपुर मंदिर। तो ये जो है कि 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा, साथ में राजा का नाम दिया गया है क्या है? दुशाल राज ने जो है वो किराडू मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कि जैसे पूछ सकते हैं कि किराडू मंदिर का जो है वो समय क्या है? तो वो है 11वीं शताब्दी। और वंश कौन सा है? तो वो है परमार वंश। तो कौन सा राजा था जिसने इसका निर्माण करवाया था? तो वो थे राजा दुशाल राजा थे। तो इस वजह से हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है। तो सेकंड यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 144, दिल्ली शिल्पी चक्र स्थापित हुआ था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो हुआ था 25 मार्च 1949 में जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की गई थी। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी लोक कला रेखाओं पर आधारित बिंदियों का प्रयोग और ज्योमेट्री रूपों में बनाई जाती है? तो जिसमें हम क्या करते हैं, लोक कला रेखा है जिसमें बिंदियों का प्रयोग किया जाता है और ज्योमेट्रीय रूप में बनाई जाती है। तो वो आपकी सांझी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चौकपूर्णा वो ये भी नहीं है, चौकपूर्णा भी नहीं है। अल्पना आपको पता है कि अल्पना भी नहीं होती है। और जो आपकी मांडना है जो कि कहाँ की है, ये आपने कमेंट में मुझे बताना है कि कमेंट की जो मांडना है वो कहाँ की। मांडना आर्ट जो होती है वो जो जिसमें बिंदियों का प्रयोग और जो आपकी ज्योमेट्रीय रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो 4 मांडना इज द राइट आंसर। और आपने कमेंट करके हमें बताना है कि मांडना आर्ट जो है वो कहाँ की आर्ट है। नेक्स्ट है 146, एलिफेंटा में ब्रह्मा की स्वतंत्र मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन में है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, दयाराम साहनी, ई.वी. हवेल या डॉक्टर प्रमोद चंद्र। तो इसका जो सही आंसर है कि ब्रह्मा जो मूर्ति है, जो स्वतंत्र मूर्ति है, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को जाता है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभ्रंश शैली का ग्रंथ कल्पद्रुम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्पसूत्र भी बोलते हैं, सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया है? तो वो किया है आपके श्री साराभाई मणिक लाल के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया, जो कि अभ्रंश शैली का है। कल्पद्रुम मतलब कल्पसूत्र है और उसको सबसे पहले जो है प्रकाशित किया गया था साराभाई मणिक लाल के द्वारा। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? अब देखो यही क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन जो है वो ध्वज से संबंधित पहले भी पूछा गया था। जहाँ पे क्या पूछा गया था, जहाँ पे पूछा था कि दूसरा था, वहाँ पे पूछा गया था आपको कि दूसरा राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था? तो वो था 1921 में। लेकिन यहाँ पे बोला गया है प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो जब वो पहला हुआ था आपका 9 अगस्त 1906 में। तो पहला कब बना था? 1906 में। और दूसरा कब बना था? 1921 ईस्वी में आपका दूसरा बन गया था। तो यहाँ पे क्या है कि फारसी बगान स्क्वायर पर इसको फहराया गया था। कब फहराया था? 7 अगस्त को इसको फहराया गया था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है महिला कलाकार जिसने प्रिंट मेकर के रूप में कार्य किया था। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है रीना, कविता, अनुपम सूद और नैन्सी। तो जो सही आंसर है वो है आपका अनुपम सूद। तो यही एक जो है प्रिंट मेकर के रूप में इनको माना जाता है। नेक्स्ट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीजापुर में कौन सी बेगम कला परखी एवं चित्रकत्री थी? तो आपको बताना है कि कौन सी बीजापुर में थी कला बेगम कला परखी एवं चित्र जिसको कला की नॉलेज थी। तो वो थी आपकी बेगम चांद सुल्ताना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 60 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं लेके आऊँगी TGT आर्ट से संबंधित 60 क्वेश्चनों को। तो आइए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।